नेक्स्ट जो अब हमारे पास आता है दैट इज़ रोल स्पेसिफिक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। ट्रेनिंग हम दो एस्पेक्ट्स में करते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें बताया भी था कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो दोनों चीज़ें हैं। एक आप नॉर्मल जो उसकी स्किल्स भी बढ़ा रहे हो चीज़ों को लेके, जॉब से रिलेटेड, और एक उसका इन जनरल बिहेवियर और जो सब लोगों का एटीट्यूड रहने वाला है, वर्क एथिक्स वगैरह टाइप के, वो सब भी आप ट्रेनिंग में बताते हो, उन्हें सिखाते हो, है ना। सो दिस इज़ ब्रॉड, एक जो मैंने कैटेगराइजेशन की थी उसी का सबको नाम दे दिया बेसिकली दोनों को। इस वाले को बोलते हैं रोल बेस्ड। रोल बेस्ड यानी कि जो भी आप एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हो उसको जैसे भी रोल्स आगे जाके करने पड़ेंगे परफॉर्म इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत टाइप के रोल्स करने होते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने मिंट्सबर्ग के रोल्स कराए थे एमपीए जब मैंने कराया था आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सो मिंट्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स जो बताए थे, तो उसी टाइप के बेसिकली है कि अलग अलग रोल्स जो है एम्प्लॉय को परफॉर्म करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो रोल्स सिखाने अगर हैं तो वो ट्रेनिंग रोल बेस्ड ट्रेनिंग बोलेंगे। और ये जो बिहेवियर, एटीट्यूड, वर्क एथिक्स, ये सब जो आता है, इन जनरल चीज़ें जो सिखा रहे हैं हम, दिस इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, राइट। सो ये दोनों ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं फिर थोड़ा समझ में आएगा हमको। देखते हैं पहला, रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग। इसमें हम ट्रेनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स टू इम्पार्ट है, ये इम्पैक्ट नहीं है, इम्पार्ट स्किल्स टू एनेबल देम टू प्ले वेरियस रोल्स। अब वो कौन से रोल्स हैं वो समझो। देखो, एक एम्प्लॉय को क्या क्या रोल्स प्ले करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो है डिसीजन मेकिंग। बहुत जगह एम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेना है, डिसाइड करना है, तो वो स्किल्स आनी चाहिए। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, डिफाइन करे, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो डिसाइड करे, फिर बेस्ट कौन सा सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव होगा वो सिलेक्ट करे, एंड देन उसे इम्प्लीमेंट करे। तो ये सब डिसीजन मेकिंग की स्किल्स में आ रहा है, राइट। देन आता है आपका प्लानिंग स्किल्स, ऑब्वियसली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग में लीडिंग, लीडरशिप वाला, है ना, देन कंट्रोलिंग। ये सारे स्किल्स उसमें होने ही चाहिए, बिकॉज एक इन जनरल एम्प्लॉई विदाउट दी स्किल्स कहीं ना कहीं फंस जाएगा वो। कैसे? देखो, प्लानिंग में आगे की सोचना, कोई भी जॉब, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, प्लानिंग की तो ज़रूरत है ही ना। सो एबिलिटी टू थिंक अहेड, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्लान्स बनाना, स्ट्रैटेजीज बनाना, प्रोसीजर, बजटिंग, ये सब प्लानिंग में था, राइट। सो ये सब करना है आना है एम्प्लॉय को। ऑर्गेनाइजिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जॉब्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको कैसे और अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये सब उसमें आता है। लीडिंग में कि लोगों का कैसे एटीट्यूड, नीड्स, वैल्यूज़, ये सब कैसे इम्पैक्ट करनी है, इन्फ्लुएंस कैसे करना है आपको आसपास अपने। कंट्रोलिंग में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हो वो परफॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड्स हो रही है या नहीं, और फिर वो रिजल्ट्स को मेजर करना, डेविएशंस कितनी आ रही हैं, फिर अगले के लिए फॉलो अप में आप वो डेविएशंस को कवर अप करना। सो ऑल दैट विल बी पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये सारे रोल्स जो हैं एक एम्प्लॉय को परफॉर्म करने हैं, और इन रोल्स को ट्रेनिंग, जब आप इन रोल्स को इन्हांस करने के लिए करते हो ट्रेनिंग, देन दैट इज़ रोल बेस्ड ट्रेनिंग। वेरी सिंपल, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन आज जो मेन जो हमने अलग नई चीज़ समझनी है, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। देखो, अगर एक एम्प्लॉई है, उसको अपने स्किल्स बढ़ानी है तो वो काम अच्छा करेगा। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल के क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर और उसका एथिक्स समझना, लोगों से कैसे डील करना है, ये सब करना, ये नहीं आएगा ना, तो वो स्किल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसीलिए उसकी कम्पिटेंसी ज़रूरी है, ऑल्सो फॉर हिज करियर ग्रोथ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए कॉम्पिटेंसी होना उसका बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो, ये भी मैंने एमपीए के फर्स्ट सम कुछ पहली वाले लेक्चर्स में मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज समझाई थी, एक अलग प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी आपको। सो दैट मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज अगर आप ट्रेनिंग के थ्रू इम्पार्ट कर रहे हो किसी एम्प्लॉय में, देन यू विल से कि मेरा ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग चल रहा है, राइट। तो ये कॉम्पिटेंसी होती क्या है? बेसिकली डेमोन्स्ट्रेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैनेजर। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो ही जाते हैं उसके काम के अंदर, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, है ना। सो बेसिकली उसकी नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़ तो हैं ही, प्लस उसके एट्रीब्यूट्स दैट अ पर्सन नीड्स टू डू अ स्पेसिफिक जॉब, है ना। तो उसके ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली वर्ड आपको लिखना ही लिखना है जब आप कॉम्पिटेंसी बता रहे हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अब हम नीचे यहाँ देखेंगे। देखो, बेसिकली 4 फील्ड्स में ये होती हैं। एक होती हैं पर्सनल एट्रीब्यूट्स, एक होती हैं लीडरशिप रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज, एक होती हैं एचआर रोल स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी, और एक होता है एचआर कोर कॉम्पिटेंसीज। क्या होते हैं? कुछ एग्जांपल्स जो मैंने टिक कर रखे हैं वो आपको बेसिकली एक आइडिया दे देंगे कि ये क्या है, क्या चल रहा है बेसिकली। देखो, पर्सनल एट्रीब्यूट जैसे उस बंदे का विजन,
उसका कितनी कमिटमेंट है टुवर्ड्स द वर्क, कितना लॉयल है वो, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब उसके पर्सनल ट्रेड्स हैं ना. सो दिस इज़ पर्सनल कॉम्पिटेंसी. लीडरशिप में क्या, लीडर को क्या चाहिए होता है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, गोल सेटिंग, टीम वर्क, लीडर कैसे चल रहा है. सो दैट विल बी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी. एचआर में रोल स्पेसिफिक भी है और कोर भी. देखो कोर एचआर तो क्या होता है कि कितना फोकस है ह्यूमन रिसोर्स पे, कोचिंग, काउंसलिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, ये सब बाद में आएंगी टर्म्स थोड़ी, तो ये आपको थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा. बट ये सब चीज़ें होती हैं ना, इसमें बेसिकली आपको जो कोर एक एचआर की एसेंस है ना, वो समझनी ज़रूरी है कि कैसे जो लोग हैं उनसे आप डील कर रहे हो, इन द सेंस उनकी कोचिंग कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, या उनका टैलेंट मैनेज कैसे कर रहे हो, यूज़ कैसे कर रहे हो उनका टैलेंट. सो एच आर ह्यूमन रिसोर्सेज कोर बेसिकली, कि वो वाई दे आर रिसोर्सफुल. सो बेसिकली यू टेक केयर ऑफ द रिसोर्सफुलनेस ऑफ दैट एम्प्लॉय, राइट. एचआर रोल स्पेसिफिक, कि एक एचआर जो है वो अलग अलग रोल्स करता है प्ले, कैसे, जैसे स्ट्रैटेजिस्ट भी है ना, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनानी है. सो वो सब चीज़ें. देन एचआर जनरलिस्ट, जो जनरल एचआर क्या करता है, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, रिवॉर्ड्स देना, ये सब. एचआर स्पेशलिस्ट, जो एचआर स्ट्रैटेजी बनाएगा, सिचुएशन एनालिसिस, प्रोग्राम डिज़ाइन. बेसिकली ये एचआर के रोल्स हैं. ये अगर आप प्रॉपर कोई एचआर जॉब में जाओगे तब ये समझ में आते हैं. बट आप एक, आई थिंक, मेजर ब्रॉड जनरल आइडिया समझ गए होंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग में हम किन चीज़ों की बात करें. आप देखो इनमें किसी में भी प्रॉपर कोई स्किल नहीं आई जॉब रिलेटेड, है ना, जॉब रिलेटेड स्किल की यहाँ बात नहीं की. बट यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनके एट्रीब्यूट्स जो रहते हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पे. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ आपका रोल वर्सेस कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग दैट वी टॉक अबाउट. टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, देखो बहुत सारे टाइप्स हैं. ये टाइप्स यहाँ पे भी आएंगे एक दो टॉपिक के बाद, में ऑल टाइप्स, मेथड्स, ट्रेनिंग के मेथड्स, डेवलपमेंट के मेथड्स, बहुत कुछ है इसमें. बट आपको बेसिकली क्या करना है, जो हेडिंग है ना उसकी एक्सप्लेनेशन को समझना है. क्वेश्चन जो भी आ जाए आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको हेडिंग्स विद उसका एक्सप्लेनेशन पता है, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें कौन सी वाली हेडिंग्स आएंगी. और यहाँ पे जो मैं समझाऊंगा ये धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा, तो आपको और आइडिया लगता जाएगा. देखते हैं, शुरू करते हैं. पहला है इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. देखो अगर आपको याद हो, मैंने रिक्रूटमेंट कराते हुए इंडक्शन और ओरिएंटेशन बताया था. दैट इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन इज कॉल्ड इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बिकॉज एक तरह से आप जब उसकी इंडक्शन कर रहे हो, ओरिएंटेशन कर रहे हो, उसको सिखा रहे हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ये जॉब कैसे होती है, कौन किन लोगों से आपको डील करना है. बेसिकली उसको ये सब चीज़ें भी एक तरह से उसकी ट्रेनिंग है, राइट, बिकॉज ही इज़ गेटिंग ट्रेंड फॉर द जॉब. कल को आएगा बेटर काम करेगा. दैट इज़ व्हाट ट्रेनिंग इज़ ऑल अबाउट, कि आप नॉलेज दे रहे हो उसको, कोई स्किल्स दे रहे हो थोड़ी बहुत. सो दैट इज़ इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, वही है, कुछ नया नहीं. पढ़ लेते हैं फिर भी. व्हेन अ न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय reports for work, he must be helped to get acquainted. बेसिकली क्या हो जाए, वो कंफर्टेबल हो जाए नए एनवायरनमेंट में, फ्रेंडली हो जाए, है ना, जैसे ही वो ज्वाइन करे ऑर्गेनाइजेशन को. तो ये सारी चीज़ें उसका देखना बेसिकली इंडक्शन या ओरिएंटेशन में. तो अगर आपको याद हो हमने क्यों करा था ये भी उसमें किया था, है ना, वाई इट इज़ डन. कॉन्फिडेंस लाने के लिए, उसको सारे रूल समझाने के लिए, सारी लोकेशन समझाने के लिए, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इनकलकेट करने के लिए, उसका फॉल्स इंप्रेशन, बेसिकली फर्स्ट इंप्रेशन की मैंने बात की थी ना, कि इट विल लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन दैट, इन द माइंड ऑफ दैट एम्प्लॉय. सो ऑल दैट इज़ इंपॉर्टेंट. एक मैंने और भी चीज़ बताई थी कि ये फॉर्मल भी हो सकता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, और एक इनफॉर्मल भी हो सकता है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू टेक इन माइंड. ठीक है, इनफॉर्मल वाला बिना किसी टाइम लिए कर देते हैं ना, कि चलो काम करेगा अपने आप सीख जाएगा. देन है ना, कि आया और बस ऐसे ही 1 घंटा बिठा के सब कुछ समझा दिया, दैट इज़ इनफॉर्मल. फॉर्मल कोर्स होता है या फिर 2 3 वीक्स का. ठीक है, ये तो हो गया इंडक्शन और ओरिएंटेशन, ये मैंने समझा रखा था. अब आ जाओ मेन जो एक टाइप्स हम कर रहे हैं, दैट इज़ अप्रेंटिसशिप और क्राफ्ट ट्रेनिंग. समझना इसको. जब मैं किसी जॉब पे जा रहा हूँ, मैं किसी एक बंदे को जाता हूँ, मान लो कार मैकेनिक है, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ. कार मैकेनिक है, एक बहुत बड़ा गैराज है उसका, सब कुछ वो काम करता है. मेरे को वो काम सीखना है. मैं क्या बोलूँगा कि भैया मेरे को ये काम सीखना है. ठीक है, मैं गया उसके पास, उसने बोला ठीक है, बट तू सीखेगा कैसे. ऑब्वियसली आप मेरे को अपने अंडर रख लो, मैं आपको देख देख के जैसे जैसे थोड़ा बहुत काम सीख जाऊँगा.
यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, आप वो जो एक्चुअल बंदा था, कार मैकेनिक या जो भी उसका मेन काम करता है, वो अपना काम करता रहेगा। ये सिर्फ सी, ऑब्जर्व, ये सब करेगा। एंड देन उसको धीरे धीरे जैसे छोटा मोटा काम, हाँ जाके ये टूल लेके आ, या फिर अच्छा ये थोड़ा बहुत दो पेज कस कस दे, है ना। धीरे धीरे फिर ग्रेजुअली उसको काम में थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के देता जाऊँगा। एंड इवेंचुअली वो उसने सब कुछ देख ही रखा है मुझे करते हुए, तो वो धीरे धीरे प्रॉपर मेरे लेवल का काम, जो मेन बंदा था उस लेवल का काम वो करने लग जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट अप्रेंटिसशिप या क्राफ्ट ट्रेनिंग, बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जिसमें क्राफ्ट इन्वॉल्व होता है ना, उसमें ये चीज़ आप करते हो। जैसे कार मैकेनिक वाला मैंने एग्जांपल दिया। सो दिस इन्वॉल्व्स preparation not for a single job but for many types of jobs which can be assigned to a competent craftsman. Basically it combine on the job training, क्योंकि मैंने बोला ना ऑन द जॉब वो आके काम सीख रहे हैं, एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जैसे क्लासरूम में बैठ के आपको एक एक चीज़ें वो दिखाई जाती हैं कि ये ऐसे है इसको यहाँ यूज़ करना है, ये ऐसे है इसको यहाँ यूज़ करना है, दोनों को कंबाइन कर रहा है, राइट। सो बेसिकली इट इज़ प्रेवलेंट इन प्रिंटिंग ट्रेड, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड क्राफ्ट्स लाइक मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियंस, वेल्डर्स एट्सेट्रा। ये सब मैंने आपको जैसे बताया कि क्राफ्ट्स वाली जो भी जॉब्स होती हैं उनमें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। होता क्या है इसमें, डेफिनेशन टाइप क्या लिखोगे, ये ट्रेनी इज प्लेस्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके याद रखना, इट इज प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। बताया मैंने जो मेन बंदा एक्सपीरियंस्ड है उसकी सुपरविजन में काम करेगा। हु टीचेज हिम द नेसेसरी स्किल्स एंड ऑब्जर्व्स हिज परफॉर्मेंस। जब वो काम करेगा तो दूसरा बंदा भी उसे ऑब्जर्व कर रहा होगा। द एडवांटेज इज दैट दे आर रिसीविंग स्टाइपेंड। अब उसको बदले में थोड़ा बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत वो यहाँ चला आ रहा है और काम सीख रहा है, मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रहा है, तो मैं तुझे क्या दूंगा, स्टाइपेंड दूंगा। रोज मतलब हर महीने का जैसे 5,000 10,000 डिपेंडिंग ऑन द वर्क, उतना मैं उसे दूंगा। वाइल लर्निंग एंड एक्वायरिंग अ वैल्यूएबल स्किल, ऑब्वियसली जो बंदा सीखने आया है वो एक नई वैल्यूएबल स्किल सीख रहा है, विच कमांड्स अ गुड वेज इन द लेबर मार्केट, है ना। जैसे मैकेनिक अब वो अपना नया गैराज अपना भी खोल सकता है कहीं जाके, राइट। सो इन इंडिया देर आर सो मैनी value and learn schemes in both private and public sector undertaking disadvantages, some employers also look upon they and the source of cheap labor। ऑब्वियसली मान लो वो मैकेनिक है, उसे चीप लेबर चाहिए अपना काम छोटा मोटा कराने का, तो वो दो चार अप्रेंटिस रख लेगा अपने नीचे, राइट। सो इंडिया में इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ चीप लेबर, ठीक है। बट वो बंदा नया स्किल सीख रहा है तो इसलिए, है ना, ऑब्वियसली जो स्टाइपेंड है वो कम भी इसीलिए होता है थोड़ा, बिकॉज इवेंचुअली मैं आपको पैसे दे रहा हूँ बट आपको मैं स्किल सिखा रहा हूँ, वो ज़्यादा कीमती है, राइट। सो सिर्फ क्योंकि कोई जॉब करता है तो किसी और के लिए काम करता है, यहाँ पे जो बंदा सीखने आया है वो इतना काम नहीं कर रहा जितना जो सिखा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा है उसे, राइट। सो दिस इज़ थोड़ा इसीलिए स्टाइपेंड कम होता है कि भाई मैं तेरे को क्यों इतने पैसे दूँ, मैं तेरे को इतनी बड़ी स्किल सिखा रहा हूँ, वो है मेरा बेसिकली रिवॉर्ड तेरे लिए, राइट। सो दैट इज़ देयर। सो ये अप्रेंटिसशिप और क्राफ्ट ट्रेनिंग आई होप समझ में आया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये आपको पता ही होगा इंटर्नशिप्स क्या हो रहती है ना, बीकॉम के बच्चों। सो बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, quite popular these days because cooperation between employers and vocational and professional institutions, जैसे कोई institutions हैं, बेसिकली इसमें क्या है, 2 से 3 महीने या 6 महीना कुछ टाइम रखते हैं एक एम्प्लॉय को, जो एक्चुअल वर्क करना होता है जैसे वैसे ही वर्क करेगा फॉर सम टाइम, उसको परमानेंट नहीं रखा, वो एज एन इंटर्न आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। आप उसे स्किल सिखाते हो जॉब को करने के लिए, और वो स्किल्स ऑन द जॉब वहाँ रह के सीख भी जाता है, बट आप अगेन उसे एक परमानेंट एज अ रेगुलर एम्प्लॉय, परमानेंट हो गया, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बोलते हो अपना। सो दैट इज़ इंटर्नशिप। सो देखते हैं इसका एक्चुअल क्या लिखना है हमें। आप उसको अगेन वोकेशनल तो मैंने बताया ही, एडवांस थियोरेटिकल नॉलेज बैक्ड बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब, राइट, ये सब उसमें आ जाएगा। पीरियड वैरीज फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 years। अब ऑब्वियसली हर जगह डिफरेंट होता है तो इसका कुछ वो मतलब नहीं है। इट इज़ क्वाइट यूजुअल दैट एंटरप्राइजेज गिविंग ट्रेनिंग एब्जॉर्ब देम लेटर बाय ऑफरिंग सूटेबल जॉब्स। बेसिकली वो होता है ना पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर, कि आप मान लो कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो, उनको आपका काम अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि भाई हमने इसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो दे ही रखी है काम की, और हमें वैसे भी एम्प्लॉयज़ हायर करनी है, रेगुलर एम्प्लॉयज़, तो हम जो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हैं यहाँ पे उन्हीं को दे देंगे ना जॉब, वो थोड़ा बहुत एक्वेंटेड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से,
और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से भी मिल चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट सीख चुके हैं, तो इस क्यों ना उन्हीं को ही काम दे दिया जाए, राइट। सो दैट इज़ वाई इंटर्न्स को काम मिलता है, राइट। देन चलते हैं ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन। इसमें क्या होता है, एक बंदा है जिसको आप चाहते हो बेसिकली कि ओके इसको थोड़ी बहुत स्किल सिखाए ताकि इसकी प्रमोशन हो जाए, है ना। कि हमें तेरे को प्रमोट तो करना ही है, इट्स जस्ट कि प्रमोट करके तू बहुत अलग थोड़ा सा जो काम करेगा वो पहले सीख के आना चाहिए तुझे, इसलिए हम थोड़ी सी ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रमोशन के लिए ही दे रहे हैं, राइट। कि ताकि तू प्रमोट होके जब नया जॉब पे जाए तो तेरे को कम ना लगे, तो उसके लिए ट्रेनिंग है। सो जो एग्जिस्टिंग टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको एलिजिबल बना रहे हो बेसिकली फॉर द प्रमोशन, उनको उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी सिखा के, जो नई स्किल सीखनी है उसको वो सिखा के, ताकि वो नई ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली कर पाए, है ना। और वो क्या बन जाए, फिट बन जाए फॉर अंडरटेकिंग हायर जॉब्स, है ना। ऑल्सो ये मोटिवेटिंग फोर्स भी बन जाएगा उसके लिए कि अरे वाह मेरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रमोशन के लिए, बहुत अच्छी बात है। अब आज एक नया टॉपिक जो आपको करना है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग या रीट्रेनिंग। समझना इसको बहुत ध्यान से। मान लो कोई पुराना एक एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन में, वो एम्प्लॉई थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है ना, रोज़ नई चीज़ें आ रही है, वो इतना जो है अप टू डेट नहीं है चीज़ों को लेके। मुझे जब वो आया था ऑर्गेनाइजेशन में नया नया, मैंने उसकी इंडक्शन कर रखी है, जब उसको जॉब पे बिठाया था उसकी नॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह हो रखी है। बट इट्स जस्ट कि अब टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है, मान लो उस एम्प्लॉय को रहे हो गए 4-5 साल हो गए, और अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है एंड उसको थोड़ा अपस्किल करना है मुझे। मैं उसको बोलूँगा कि भाई तू दोबारा आ, मैं तेरा एक नया से दोबारा से तेरे को ट्रेन करना चाह रहा हूँ, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से तू थोड़ा ऑब्सोलीट जैसे हो गया है। जैसे कि वो बंदा ठीक है, सही से काम कर रहा है, मैंने उसको नए ऑर्गेनाइजेशन में लाया था, सब कुछ उसका किया था कि हम रिफ्रेशर या रीट्रेनिंग उसकी कर रहे हैं। दिस इज़ फॉर द ओल्ड एम्प्लॉयज़ कि हम उसको लेटेस्ट मेथड सिखा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं ऑब्वियसली, इस वजह से उसकी नई ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा ज़रूरत किन को होती है, रैंक एंड फाइल वर्कर्स, है ना, जो थोड़े नीचे लेवल की, बिकॉज एग्जीक्यूटिव्स प्रोफेशनल्स को रीट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि है ना, उनको रीट्रेनिंग करनी पड़ती है बार बार। अब क्यों करनी पड़ती है, दे आर लार्ज इन नंबर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मेक इमीजिएट इम्पैक्ट ऑन देयर वर्क, दे आर लेस फेवरेबली प्लेस्ड टू फोरसी देयर पर्सनल नीड्स फॉर एडजस्टमेंट्स, है ना। बेसिकली वो इतने लोअर लेवल पे उनको पहले लगता ही नहीं कि हमें ट्रेनिंग की कोई मतलब, है ना, टेक्नोलॉजी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। बट ओवर टाइम दे हैव टू बी गिवन दैट टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग। इसेंशियल क्यों है ये देखो, पहला तो ऑब्वियसली वर्कर्स जो हैं ऑब्सोलीट एक टाइप के हो जाते हैं, है ना, तो नई टेक्निक्स जो हैं उन्हें सिखानी है। देन अप टू डेट करने के लिए द नॉलेज एंड स्किल एंड री लर्न व्हाट दे हैव फॉरगॉटन, ये भी एक चीज़ होती है ना। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि कई बार उन्हें जो पिछली ट्रेनिंग में सिखाया होता है वो भूल जाते हैं, है ना, तो उसको एक रीट्रेनिंग इसलिए भी होनी चाहिए। देन मैनी न्यू जॉब्स विच आर क्रिएटेड ड्यू टू चेंजेस इन द डिमांड। मान लो कोई जिस गुड्स को वो पहले बनाते थे उसकी डिमांड में थोड़ा सा चेंज आया, तो अब थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके बनाना है, तो मेरे को दोबारा उनको थोड़ी सी रीट्रेनिंग रिफ्रेशर एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि अब इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। सो वो मॉडिफिकेशंस वगैरह आप ला सकते हो इसमें, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे विच इज़ जॉब रोटेशन। क्या होता है, एक बंदा है, एक जॉब कर रहा है, उसको 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं चाहता हूँ कि वो बंदा किसी और जॉब पे जाए ताकि वो थोड़ी और नई चीज़ें सीखे, थोड़ा उसका होराइज़न ब्रॉड हो, थोड़ा वो खुले, और उसकी नॉर्मल स्किल्स जो एक ही बंदा वो एक ही काम करे जा रहा है उसमें अब कोई लर्निंग नहीं रहेगी, है ना, उसमें कोई ग्रोथ नहीं रहेगी। तो जैसे मैंने बात की थी कि एम्प्लॉई की करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी ग्रोथ होना, ग्रोथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स, है ना, ऑल एस्पेक्ट्स। तो उसमें ज़रूरी है कि वो एक ही जॉब करता रहेगा तो उससे क्या लगेगा, मोनोटनस लगेगी जॉब, है ना, कि यही चीज़ मैं रोज़ करे जा रहा हूँ, इसमें कोई अब किक नहीं मिल रही है ना, वैसा टाइप का। सो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप एक वैरायटी ऑफ जॉब्स करते हो, है ना, कि मान लो 2 साल बाद आप थोड़े अलग टाइप की जॉब में चले जाओ, उसी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे, कि कुछ थोड़ा सा अलग काम कर रहे हो, तो आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, है ना, आप एक ही चीज़ में स्टक नहीं रह जाओगे। सो पढ़ते हैं इसको क्या लिखे। Job rotation refers to the shifting people from one job to another of the same level to make them versatile, है ना, थोड़ा providing them variety। हॉरिजॉन्टल और लेटरल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा वाला ट्रांसफ़र ऑफ द सेम लेवल एंड स्टेटस, है ना। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट प्रमोशन, इट इज़ जस्ट कि ट्रांसफ़र कर रहे हो ताकि वो कुछ नया सीख के आए।
उस जॉब से, क्योंकि वो बहुत टाइम से एक ही उसमें। तो दिस विल बी कॉल्ड एज लेटरल ट्रांसफ़र। क्यों कर रहे हैं? मे बी द वर्क इज़ नो लॉन्गर चैलेंजिंग, है ना, कोई नया काम करता है उसे थोड़ा चैलेंजिंग लगता है तभी वो इंटरेस्टिंग लगता है। अब वो एक ही काम जो अगर 3 साल से कर रहा है तो दैट इज़ नो लॉन्गर चैलेंजिंग फॉर हिम, तो इसलिए कोई मोटिवेशन मोराल नहीं बन रहा उसका, राइट। सो दैट इज़ वाई कर रहे हैं। देन एक और ब्रॉडनिंग द वर्क एक्सपीरियंस, है ना, उसका होराइजन ब्रॉड करने के लिए, बोर्डम रिड्यूस करने के लिए, स्टिम्युलेट डेवलपमेंट, ये भी मैंने बताया, करियर ग्रोथ वगैरह के लिए। देन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। देन मोराल बूस्टिंग, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये सब आप पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो। नाउ इफ़ देर आर एडवांटेजेस देर विल बी ड्रॉबैक्स ऑल्सो ऑफ दिस, कि अगर आप उसे नई जॉब पे डाल रहे हो, पहली चीज़ आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, कि क्यों भाई, अगर वो बंदा आया था एक जॉब पे, आपको क्यों उसे अलग नई जॉब सिखानी है, आपकी कॉस्ट खुद ही बढ़ रही है। देन नए पोजीशन में जाएगा, इट विल टेक टाइम, तो आपकी जॉब इफ़ेक्ट हो सकती है, आपका प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती है, कि उसको तो आता ही नहीं होगा वो नया जॉब करना, तो थोड़े टाइम के लिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो सफ़र करेगी, है ना, ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड। देन इट हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द मोटिवेशन। बोल तो दिया आपने कि मोरल एंड मोटिवेशन, बट हो सकता है वहाँ जाके वो और वो हो जाए कि कहाँ भेज दिया मुझे, मुझे नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है। कम मोटिवेटेड भी हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस बिकॉज जो है वो कम हो सकता है। स्टेटस तो वैसे भी सेम ही है, प्रमोशन करते तो ज़्यादा बल्कि मोटिवेशन हो जाती है, अभी स्टेटस सेम है तो ज़्यादा वो भी उसमें वो नहीं आ रहा, किक नहीं मिल रही उसको। इट कैन डीमोटिवेट द इंटेलिजेंट ट्रेन, कि भाई मैं वो काम कितनी अच्छे से कर रहा था, मुझे सब कुछ आता था, अब मेरे को इसमें कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, उसकी स्पेशलिटी चुरा रहे हो आप उससे। अगर एक ही काम को बहुत टाइम करते हो तो वो जॉब स्पेशलाइजेशन होती है उससे, आप उससे निकाल रहे हो उसको, तो यू आर बेसिकली सफरिंग ओनली, ना। तो ये सारे ड्रॉबैक्स भी उसके आ जाते हैं। सो इसके बाद जो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग,